हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचडी इनसाइट्स। सो आप लोग जब भी स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अब्रॉड स्टडीज़ एंड कंपनीज में जब आप अप्लाई करते होंगे तो आप एक वर्ड के बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे या देखते होंगे, दैट इज़ एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस what is SOP, how SOP is different from CV or resume, why SOP is required, how to write SOP, and what are the AI tools that can make our SOP most effective. And जो इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि AI टूल को यूज़ कैसे करना है टू राइट एन SOP। क्योंकि लोगों को पता होता है कि हाँ ये टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो टूल्स हम यूज़ कैसे करें वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट SOP एंड बिफोर दैट like, share and subscribe. So first question is what is SOP? Statement of purpose क्या होता है? तो इसके वर्ड से डिफाइन है स्टेटमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन एक स्टेटमेंट दे रहा है अपना ऑफ पर्पस कि वो इस किस पर्पस से इस पर्टिकुलर फेलोशिप, स्कॉलरशिप, जॉब या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो एक टाइप का ऐसे होता है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। आप ये लिखते हैं कि वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दैट पोजीशन और फॉर एडमिशन और वट एवर इट इज। सो उसके लिए क्यों कर रहे हैं, फिर आप एक सूटेबल पर्सन कैसे हैं और कैसे आप अपने आप को एक एसेट प्रूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यह आप SOP में लिखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड SOP। नाउ मेरा जो सेकेंड पॉइंट था कि हम SOP क्यों लिख रहे हैं। एक इंटरव्यू बैठता है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अब CV जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो एक इंटरव्यूअर के सामने जब 100 and thousands ऑफ CV रहते हैं तो उसमें वो सिर्फ ये देखता है कि हाँ कौन कौन मेरे जॉब रोल में एलिजिबल कैंडिडेट है, तो वो उस हिसाब से CV शॉर्टलिस्ट करेगा। देन सेकेंड वो देखता है कि अगला पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। अगर मुझे मेरी कंपनी में किसी को रखना है तो मुझे उसकी पर्सनालिटी जानना, उसका पर्पस जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और कैसे वो मेरी कंपनी के लिए एसेट बन सकता है और क्यों बनना चाहता है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे अपनी कंपनी चलानी है, क्योंकि मुझे एक फेलोशिप देनी है और मैं ऐसे किसी को उठा के तो नहीं दे सकती। सो दैट टाइम SOP लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार कंपनीज मेंशन करती है, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि आप SOP लिखिए, और कई बार वो नहीं करती है। अगर आप फेलोशिप के लिए रिसर्च प्रपोजल डाल रहे हैं तो भी एक SOP लिखना ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड थिंग इज हाउ SOP इज डिफरेंट फ्रॉम CV और रेज्यूमे। तो CV एंड रेज्यूमे में आप एक बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड। ये आप एक बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, 1 या 2 पेज का होता है मैक्सिमम। SOP भी 1 और 2 पेज का होता है, लेकिन ये ऐसे फॉर्म में होता है जिसमें आप ये मेंशन करते हो कि हाउ यू आर सूटेबल, आप सूटेबल कैंडिडेट कैसे हैं, आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और आप एक कैसे एक एसेट बन सकते हैं। कई बार कंपनीज जो है वो मेंशन करती हैं अच्छे से, और इवन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि आपको SOP में क्या लिखना है। कि अगर जैसे आप रिसर्च प्रपोजल भी दे रहे हो तो आप SOP में वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसमें आप लिखेंगे कि कैसे आपका रिसर्च वर्क है या आपका इंटरेस्ट है वो उस कंपनी के से कोरिलेट कर रहा है, एंड कैसे आपका वर्क जो है उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, या कैसे आपका रिसर्च जो है वो फंड होने के लायक है। तो वो एक मेंशन होता है SOP में कि हाउ टू राइट SOP में SOP आप कैसे लिखेंगे। तो जो फॉर्मेट होता है SOP का, तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है फॉन्ट जो रहता है वो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। वैसे आप और भी देख सकते हैं फॉन्ट में, कई लोग एरियल और ये सब भी ट्राई करते हैं,
बट मैं आपको ये कहूँगी कि टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करें, क्योंकि ये मोर प्रोफेशनल है एंड फॉर्मल वे में कंसिडर करा जाता है। सेकेंड, फॉन्ट साइज 12। तो आप इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए कि कहीं आप 12 या 11 या 14 या 16 फॉन्ट साइज तो नहीं रख रहे। SOP लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये प्रोफेशनल होता है, तो आप इसे इनफॉर्मल वे में डेकोरेट करके ये सब नहीं किए, बिल्कुल फॉर्मल वे में लिखें। देन थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो कि जब आप SOP लिख लें तो उसका अलाइनमेंट जस्टिफाइड हो, यू नो ना, राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाइड। तो वर्ड फाइल में जब भी आप लिखे वो जस्टिफाइड में हो, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग सब कुछ लिख लेंगे लेकिन उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते, जस्टिफाइड अलाइनमेंट नहीं करते, तो लेफ्ट अलाइनमेंट रख देते हैं, भूल जाते हैं, या सेंट्रल अलाइनमेंट रख देते हैं टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो you are now a professional, so act like professional. Then next thing is spacing डबल स्पेसिंग होनी चाहिए। और डबल स्पेसिंग के बाद में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, लैंग्वेज ऑलवेज टू बी फॉर्मल। आपको लैंग्वेज फॉर्मल रखनी है एंड डोंट गो फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेजेस एंड बी वेरी प्रोफेशनल इन दिस एज वेल। 2 पेज या 800 से 1000 वर्ड में क्या लिखने वाले हैं, जब आप SOP लिखें तो पहले 2-3 लाइन में एटलीस्ट आप मेंशन कीजिए कि आप कौन हैं और किस पर्पस पे लिख रहे हैं, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सीधे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, पर ये तो मेंशन ही नहीं करते कि वो एक्चुअली लिख क्यों रहे हैं। तो पहले सिर्फ 2 या 3 लाइन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 लाइन में आप लिखिए, लाइक आई एम दिस पर्सन डूइंग दिस एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस, दैट्स इट। देन आप स्टार्ट कीजिए अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त ध्यान रखिए आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं देना है, इसमें आप अपना CV मेंशन कर रहे हो एक ऐसे के फॉर्म में। तो जब इंट्रोडक्शन लिखें तो आप इसे 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, दैट मीन्स आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस ली है, क्या क्या अचीव किया है ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट एकेडमिक्स। बट ये ध्यान रखिए कि जो भी आप मेंशन करें वो उस पर्पस से रेलेवेंट होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी रिसर्च फील्ड के लिए लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हाँ मैं एथलेटिक में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। क्योंकि वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि जो भी आपने आज तक अचीव किया है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे सूटेबल है, राइट। तो ये इसलिए आप लिखते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। इवन इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट रिसर्च, मान लीजिए कि आपके पास जो रिसर्च है वो मस्टर्ड पे है या वीट पे है, एंड अगला जो है टमाटो पे मांग रहा है और अब या फिर मेज़ पे मांग रहा है, तो आपके पास अगर मेज़ का एक्सपीरियंस है या टमाटो का एक्सपीरियंस है तो राइट इट अबाउट दैट, डोंट राइट अबाउट वीट एंड राइस एंड एक्सेट्रा, बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट टू दैम, दैट व्हाट यू हैव डू। यस, अगर आप ये थोड़ा बहुत मेंशन कर देते तो हाँ ठीक है, उनको ऐसा लगेगा हाँ यू हैव अ वाइड क्रॉस ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर फील्ड एज वेल, बट ट्राई टू फोकस ऑन द दैट पॉइंट कि वो किससे रिलेवेंट है, राइट। देन आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो जो भी आपने जहाँ पे भी वर्क किया उसका एक्सपीरियंस बारे में लिखना है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, CV में आप मेंशन करते हो कि आपने इस कंपनी में या इस जगह पे ये इस ड्यूरेशन में आपने ये पोजीशन पे रहे हो, बट आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि उस पोजीशन पे रहते हुए आपने क्या सीखा है जो कि इस पर्पस से सूटेबल है और वो आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसमें आप स्ट्रेंथ के बारे में भी लिख सकते हैं कि हाँ यू हैव गेन दैट स्ट्रेंथ। देन आपका थर्ड पैराग्राफ, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद का नेक्स्ट पॉइंट तो इसमें आप लिखेंगे कि वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इसमें कहीं भी ये मत लिखिए कि आपको फाइनेंशियल नीड है इसलिए हाँ आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देन आपका आता है वाई यू आर सूटेबल एंड हाउ यू आर सूटेबल। तो सूटेबल में आप अपने अचीवमेंट्स बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। लाइक अगर आपने कुछ अचीव किया है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी रिलेट करके बतानी होगी। मान लीजिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि आप एथलेटिक में गोल्ड मेडलिस्ट है,
तो अगर आप ये भी मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास और कुछ बचा नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ और मैंने इतना ऑब्वियसली इस प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में मैंने अपना स्टडीज़ को और अपने अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखा है। तो मेरे अंदर एक मतलब क्या हार्ड वर्किंग एज अ स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको को रिलेट करके अपनी स्ट्रेंथ मेंशन करनी है। ऐसे आप डायरेक्टली मत लिखिएगा कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम लॉयल, आई एम दिस एंड आई एम दैट। ना, ये नहीं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहिए। दैट इज क्योंकि वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है, ये वो ओल्ड फैशन हो गया, ओल्ड स्कूल टाइप हो गया। तो नाउ यू हैव टू गो लाइक कि अगर आप ये भी बता रहे हैं कि आप में टीम वर्क वाली क्वालिटी है, तो आपको एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा कि कैसे है, मतलब वेयर यू हैव अप्लाइड योर टीम वर्क एंड वेयर यू अप्लाइड योर ऑनेस्टी। तो लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। एंड जैसे अगर आप रिसर्च की बात करें या फेलोशिप्स की बात करें, तो उस टाइम पे आप अपने पब्लिश्ड वर्क के बारे में बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें पब्लिश करी है, इस पब्लिशिंग के टाइम पे मैंने ये सॉफ्टवेयर लर्न किया है, मेरे पास इस सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है और मेरे को ये टेक्निक्स आती हैं, मेरा पेपर यहाँ इस रेटिंग में पब्लिश हुआ है। इस तरीके की आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, आपको कंक्लूजन लिखना है कि कंक्लूड करना है पूरे चीज़ों को जो भी आपने किया है, ठीक है। एंड हेयर आर सम पॉइंट्स जो अगर मैं बताने में स्किप हो गई हूँ तो प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिए, एक तरीके से टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपका जो ऐसे है वो ये सब चीज़ कवर कर रहा है। एंड देन दिस इज़ फॉर MS स्वामीनाथन फेलोशिप जो मैंने अभी रिसेंटली डाला, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये चीज़ मेंशन की है कि आपका रिसर्च प्रपोजल या आपका कौन सा रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में, वो चीज़ें मेंशन करनी। तो इन दैट केस आपको यहाँ जो नीचे में आप कंक्लूजन से पहले आपको ये सब मेंशन करना होगा कि आपने किस फील्ड में वर्क किया हुआ है और आगे किस फील्ड में काम करना चाहते हो, और वो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कि ये फील्ड वर्क मैंने मतलब ये काइंड ऑफ वर्क मुझे करना है ड्यूरिंग दिस फेलोशिप, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। लाइक इफ यू आर इन बायोटेक्नोलॉजी, देन यू कैन से दैट आई वांटेड टू वर्क ऑन अ CRISPR-Cas9 एंड आई वांटेड टू गो ऑन RAPD एंड ये मुझे मार्कर्स मैंने सीखा है चलाना एंड अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है और इस ड्यूरिंग दिस। लेकिन ये तो आपने कर दिया कि हाँ आप ये करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको ये क्यों करने दूँ ऑब्वियसली। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि जैसे आपका इंटरेस्ट है कि आप फार्मर्स को, क्योंकि ये मोस्टली में स्वामीनाथन फेलोशिप में आप फील्ड वर्क रहते हैं, फार्मर ओरिएंटेड है, रूरल वर्क ओरिएंटेड है, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे मैं ये जो RAPD यूज़ करके या मार्कर यूज़ करके मैं इस टाइप का जो जीन है वो आइसोलेट करना चाहूँगा ताकि वो एक वेराइटी में इनकॉर्पोरेट हो और फार्मर को जैसे डिजीज रेजिस्टेंस की हो गई या इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब हो और एक वेराइटी अच्छे से रिलीज होगी जिससे फार्मर्स को ये बेनिफिट होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जैसे अगर आप एक्सटेंशन से है तो आप ये बता सकते हैं कि मेरे को ऐसा ड्रोन जो है उसके बारे में बताना है फार्मर्स को, तो मुझे लीफलेट्स एंड बुकलेट्स एंड ये मटेरियल्स बनाने हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करने हैं ताकि फार्मर्स जो है वो उसे सीखे और वो अपने इम्प्लीमेंट कर सके अपने फील्ड में एंड दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद थ्रू मी, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, ये एक तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसका सब लोग वेट कर रहे थे कि आखिर ये AI टूल्स कौन से हैं, सो लेट डिस्कस व्हाट आर दोज AI टूल्स। देखिए AI टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करती हूँ या मैं जब लिखते वक्त ध्यान रखती हूँ वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला है आईवी क्लब। आईवी क्लब जो है मोस्टली SOP के लिए बना हुआ है और इसमें आप ये एक फॉरेनर्स टाइप का है, मतलब आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए प्लान कर रहे हैं जो कि हाई फाई टाइप की है, तो उस कंडीशन में आप आईवी क्लब्स ट्राई कर सकते हैं। देन सेकेंड इज मोस्ट नोन चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइक प्लेगरिज्म चेक के। प्लेगरिज्म तो क्योंकि चेक नहीं हो सकता है, बट आप पैराफ्रेजिंग हो गया, ग्रामर चेक हो गया,
री राइटिंग एंड रीफ्रेजिंग, ये सब हो गया। तो ये आप प्रूफ रीडिंग हो गया, ये आप ChatGPT से कर सकते हैं। देन थर्ड इज क्विलबॉट। क्विलबॉट से आप रीफ्रेजिंग कर सकते हैं और फ्लैग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हो गया ग्रामरली। अगर आपने बहुत अच्छे से सब बना रखा है लेकिन मतलब ग्रामर में थोड़े से कच्चे हैं तो ग्रामरली ट्राई कर सकते हैं। बट जो मैं आपको कहूँगी प्रेफर करने को वो ये है कि आप ग्रामरली नहीं करें, क्योंकि वो सिर्फ आपका ग्रामर चेक करेगा लेकिन वो एक पर्टिकुलर लाइन तक का चेक करता है, पूरा पैराग्राफ को उस तरीके से मेंशन नहीं कर पाता है। डोंट गो फॉर ग्रामरली। देन क्विलबॉट, यस वो बहुत अच्छा रीफ्रेजिंग करता है, तो रीफ्रेजिंग के टाइम पे बहुत अच्छा कर देगा वो। देन चैट जीपीटी कई बार क्या होता है कि बहुत हाई फाई वर्ड यूज़ कर लेता है और कई बार इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर लेता है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि वो फॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करें। दूसरा क्या है कि आप कई बार अच्छा लगता है कि हाँ फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करना भी इस बहुत अजीब लगता है, इट इज़ अनअट्रैक्टिव। एंड आईवी क्लब तो है ही, आपको वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ अब जो चीज़ मैं आपको एक टिप दूंगी, एआई टूल्स को आप उस पर डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि अगर आप उनको बोल दे लाइक ChatGPT में, अरे आप मेरा एसओपी लिख के दो, ये मेरा डिटेल्स है, आप इसे एसओपी लिख के दो, तो एआई टूल्स क्या है वो नहीं कर पाएगा, ChatGPT इतना अच्छे से नहीं बना पाएगा। बेटर कि पहले आप खुद लिखें उस चीज़ को, आप सारे पॉइंट्स को कवर कीजिए, फिर आप ChatGPT या क्विलबॉट का यूज़ कीजिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप उनका हेल्प लेते हैं, एक तो आपका खुद का एक क्रिएटिव माइंड उसमें इन्वॉल्व है, राइट, एंड देन आपका अगर ग्रामर मिस्टेक हो गया या आपका फ्रेजिंग अच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ऐसे में ChatGPT एंड क्विलबॉट हेल्प कर सकता है। तो ऐसे में एक तो वो यूनिक होगा, प्लस आपका जो प्लस पॉइंट है आपकी क्रिएटिविटी एंड एआई टूल की मतलब बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स एंड प्रोफेशनलिज्म एंड लैंग्वेज एंड पैराग्राफिंग, ये सब का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अभी भी एसओपी में कहीं डाउट है कि ये नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, and I will try to help you a lot, and please like, share and subscribe.